ग्रीटिंग्स और नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शुभो चैटर्जी। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ एन एरा गॉन बाय। मेरा आज का पॉडकास्ट मेरे अन्य पॉडकास्ट से थोड़ा अलग है क्योंकि यह मेरा पहला पॉडकास्ट है जो हिंदी में होने वाला है। आशा करता हूं कि मेरी यह कोशिश आपको पसंद आएगी। आज की कहानी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो न जाने क्यों हमारी यादों से बिल्कुल ओझल हो गई। यह कहानी है हमारे आजादी से 1.5 साल पहले हुए उस विद्रोह की जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यह विद्रोह था 1946 का नौसैनिक विद्रोह, जिसे हम द नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946 या द रॉयल इंडियन नेवल म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं। यह वही विद्रोह था जो असल मायने में था इंडियाज लास्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। 1857 सन 1857 ये वो साल था जब भारत की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। उस समय से लेकर सन 1947 में आजादी मिलने तक कई आंदोलन हुए, कई छोटे बड़े विद्रोह हुए, कई लड़ाइयां लड़ी गई। हम उनमें से बहुत से आंदोलनों के बारे में जानते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा आंदोलन भी हुआ जो हुआ तो एक बहुत व्यापक स्तर पर, लेकिन उसके बारे में आज हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1945 के अंत में HMIS तलवार यानी हर मैजेस्टीज इंडियन शिप तलवार के कुछ असंतुष्ट नेवल ऑपरेटर्स के एक ग्रुप ने सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज से प्रभावित होकर आजाद हिंद नामक एक गुप्त संगठन का गठन किया। इस संगठन के अधिकांश सदस्य युवा और शिक्षित नेवल ऑपरेटर्स थे जो मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों से आए थे। इस ग्रुप के नेता थे 23 वर्षीय युवक बलाई चंद्र दत्त। दिसंबर 1945 की शुरुआत से ही बलाई चंद्र दत्त, जिन्हें BC दत्त के नाम से भी जाना जाता है, अपने सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे राष्ट्रीय नारे जहाज की दीवारों पर लिखकर अंग्रेजों में खलबली पैदा कर दिया था। 2 फरवरी 1946 को उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ की और 17 दिनों के लिए एकांत कारावास, जिसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है, में भेज दिया। 18 फरवरी 1946 की सुबह BC दत्त के प्रतिरोध से उत्साहित और उनकी गिरफ्तारी से क्रोधित होकर HMIS तलवार के 1100 नाविक हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिए और अंततः अपने अंग्रेज अधिकारियों को खदेड़ते हुए जहाज पर कब्जा कर लिया। दिन के अंत तक बगावत बॉम्बे के 22 जहाजों और 12 तटीय प्रतिष्ठानों तक फैल गई थी। उनकी मुख्य मांगें कुछ इस प्रकार थीं। पहली मांग, नाविकों के लिए डिसेंट लिविंग कंडीशंस और अच्छी सुविधाएं। दूसरी मुख्य मांग, भारतीय नाविकों के लिए अच्छी क्वालिटी का भोजन। तीसरी मांग, सीनियर्स द्वारा सम्मानजनक व्यवहार। चौथी मांग, अपने अंग्रेज समकक्षों के समान वेतन और अन्य सुविधाओं में समानता। पांचवी मांग, सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई। छठी मांग, सभी आजाद हिंद फौज के कर्मियों की रिहाई। और सातवीं मांग, भारत की आजादी।
क्योंकि HMIS तलवार एक कम्युनिकेशन जहाज था और कई विद्रोही कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स थे, इसीलिए विद्रोह की खबर जल्द ही देश भर के अन्य जहाजों तक भी रेडियो द्वारा पहुंचा दी गई। 19 फरवरी 1946 तक देश भर से 20,000 से ज्यादा नाविक विद्रोह में शामिल हो गए। 88 में से 78 जहाजों पर भारतीय नाविकों ने कब्जा कर लिया और 20 तटीय प्रतिष्ठानों पर भी घेराबंदी कर दी गई। उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल नेवी रख दिया था और एक दूसरे और अपने नेताओं का अभिवादन जय हिंद कहकर करने लगे। रेटिंग्स के नाम से भी जाने जाने वाले भारतीय नाविक सुभाष चंद्र बोस की बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर बॉम्बे की सड़कों पर उतर आए। वे हॉकी स्टिक्स और फायर एक्सेस से लैस थे और ब्रिटिश नागरिकों को डरा धमकाकर जगह जगह से ब्रिटिश व अमेरिकी झंडे उतार रहे थे। रेटिंग्स ने जहाजों की तोपों का निशाना ब्रिटिश ऑफिसर्स मेस, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की ओर तान दिया था। सभी कब्जाए हुए जहाजों से यूनियन जैक उतार दिया गया था और उनकी जगह 3 झंडे एक साथ लहराने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे। बॉम्बे के नागरिक, जिनमें छात्र, ट्रेड यूनियंस और ट्राम चालक भी शामिल थे, रेटिंग्स के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। बॉम्बे के परिवारों ने रेटिंग्स को खाद्य आपूर्ति यानी फूड सप्लाईज प्रदान की और नाविकों के समर्थन में लगभग 3 लाख कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसके रिस्पॉन्स में अंग्रेज सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक लेकर आए और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। लगभग 300 लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। कराची में भी हिंसा भड़क उठी। कलकत्ता, मद्रास, विशाखापट्टनम, कोचिन और जामनगर सहित अन्य बंदरगाह वाले शहरों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और व्यापक हिंसा हुई। इस विद्रोह को न केवल नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों, औद्योगिक मजदूरों और छात्रों का समर्थन प्राप्त था, बल्कि पुलिस में कार्यरत भारतीयों का भी समर्थन प्राप्त था। उन पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। बॉम्बे, कराची, कानपुर, सीलोन, मौरीपुर और कोहाट सहित कई हवाई अड्डों पर तैनात भारतीय वायुसैनिक भारतीय नाविकों के साथ एकजुटता में खड़े थे। उन्होंने अपने विमान उड़ाने और भारतीय नाविकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कई वायुसैनिक हड़ताल पर चले गए। यहां तक कि कलकत्ता, मद्रास, जबलपुर और पूना में तैनात ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने भी ब्रिटिश अधिकारियों के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया और भारतीय नौसैनिकों के साथ समर्थन में खड़े हो गए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। हालांकि इस आंदोलन को देश की जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ, फिर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर सभी राजनीतिक दल इस आंदोलन के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की नेताओं का मानना था कि इस तरह का आंदोलन ब्रिटिश शासकों को नाराज करेगा और देश को आजादी देने के उनके फैसले पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे राजनीतिक दिग्गजों के आग्रह पर विद्रोही नाविकों ने 23 फरवरी 1946 को ब्रिटिश अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गांधी जी इस नौसैनिक विद्रोह से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने नाविकों की उनके कार्य के लिए खुली तौर पर आलोचना की और कहा कि अगर उन्हें अपना काम अपने लिए या देश के लिए इतना अपमानजनक लगता है तो उन्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए और विद्रोह नहीं करना चाहिए। अरुणा आसफ अली एकमात्र कांग्रेस नेता थीं जिन्होंने नाविकों का समर्थन किया। वे नाविकों और उनके कार्यों के खुले समर्थन में दृढ़ता से खड़ी रहीं।
उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के रुख की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, द हार्ट्स ऑफ द पीपल वर विद द रेटिंग्स बट देयर लीडर्स डिजर्टेड देम। लोगों का दिल नाविकों के साथ था, लेकिन उनके नेताओं ने उन्हें छोड़ दिया, उनके साथ विश्वासघात किया। राजनीतिक उदासीनता और विद्वेष के कारण इस विद्रोह को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। हालांकि यह विद्रोह लगभग 5 दिनों तक चला। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और आत्मविश्वास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। लगभग 2 शताब्दियों से अंग्रेज अपनी सशस्त्र सेनाओं और पुलिस में वफादार भारतीयों का इस्तेमाल भारतीय जनता को डराने और नियंत्रित करने के लिए करते रहे थे। जो सेनाएं कभी निर्विवादित रूप से अंग्रेजों के प्रति वफादार थी, वे अब उनके आदेशों की खुलेआम अवहेलना कर रही थी। पहले तो उनके अपने ही सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों से लोहा लिया, और अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के 6 महीने से भी कम समय के बाद रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक, जिन्हें थल सेना, वायुसेना और पुलिस में कार्यरत भारतीयों का नैतिक समर्थन प्राप्त था, उनके खिलाफ हथियार उठा चुके थे। अंग्रेजों को एक बड़ा विद्रोह मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। ब्रिटिश प्रशासकों को 1857 के विद्रोह की पुनरावृत्ति का डर सताने लगा। अंग्रेजों को उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी संकेत मिले कि भारतीय अधिकारियों और सैनिकों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्रिटेन में भय इतना गहरा था कि विद्रोह के तुरंत बाद अंग्रेजों ने 43,000 ब्रिटिश नागरिकों को देश से निकालने की एक कॉन्टिंजेंसी प्लान बनाई। इस योजना को ऑपरेशन गोंडोला कहा गया। इस विद्रोह का तत्काल परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन में एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और सत्ता हस्तांतरण की पहल करने के लिए उन्हें भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। आजादी अब निश्चित हो चुकी थी। ब्रिटिश शासन से मुक्ति अब बहुत ही निकट नजर आ रही थी। जो पिछले 2.5 दशकों के संघर्षों से हासिल नहीं हो सका, वह अब स्पष्ट रूप से होता दिखाई दे रहा था। अब सवाल आता है कि बागी नेवल रेटिंग्स का क्या हुआ? आत्मसमर्पण के बाद रॉयल इंडियन नेवी के 476 नाविकों को उनकी सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया और वापस घर भेज दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी उन्हें भारतीय नौसेना में दोबारा से शामिल कभी नहीं किया गया। ठीक उसी तरह जैसे आईएनए के सैनिकों और अधिकारियों को कभी भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया था। इनमें से किसी भी नाविक को कभी भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को क्रूरतापूर्वक मिटा दिया गया, भुला दिया गया। यहां तक कि भारत के किसी भी स्कूली इतिहास के पुस्तक में इन स्वतंत्रता सेनानियों का अथवा इस विद्रोह का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। इस पॉडकास्ट में दिलचस्पी के लिए और आज के एपिसोड में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह पॉडकास्ट इतिहास और इतिहास में घटी ऐसी दिलचस्प घटनाओं के बारे में है जिन्होंने हमारी दुनिया को या तो बदला है या फिर हमारे जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लाइक बटन प्रेस कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मैं आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगले एपिसोड में मैं फिर से लेकर आऊंगा एक ऐसी ही कहानी जो हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं गुम होकर रह गई। थैंक यू।